हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पे रह रहे होंगे और कोविड-19 की जितने भी प्रिकॉशंस हैं उन सबको आप फॉलो कर रहे होंगे। खैर ये बातें आप समझदार हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। तो बात करने पहले हम थोड़ी बहुत लास्ट लेक्चर की, मतलब पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या बताया आपको, मैंने कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए थे SN1 के रिगार्डिंग कि कौन सा कंपाउंड SN1 देगा, कौन सा नहीं देगा, कौन कितना ज़्यादा SN1 देगा, कौन नहीं देगा। अगर आप लोगों ने पिछले 2 लेक्चर अगर मिस किए हैं तो पिछले दोनों लेक्चर बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिस्ट्री के अंदर। मतलब ये 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक SN1 रिएक्शन और दूसरा SN2 रिएक्शंस। तो लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने SN1 रिएक्शंस को कंप्लीट किया। SN1 के अंदर क्या होता है, किस प्रकार से रिएक्शन होती है, उसके साथ साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 मैकेनिज्म, ये सारी बातें हम लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर उन दोनों लेक्चर्स का लिंक प्रेजेंट है, आप वहां से क्लिक करके दोनों लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आज जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शंस बच्चे, यहाँ अगर आप पहले 11th क्लास में इनके बारे में थोड़ा बहुत जान के आए हैं तो आपके लिए आसान है, लेकिन वैसे अगर नहीं भी जाना तो भी ये आसान ही है। SN2 रिएक्शंस का पूरा नाम होता है बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनका पूरा नाम होता है बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में एक्चुअल में होता क्या है, कैसे ये डिफरेंट हैं। देखो ये बायमोलिक्यूलर है, यहां रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। यहां रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है दोनों के ऊपर, मतलब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पे भी और आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल पे भी, ठीक है ना। तो 1 मिनट के लिए हम चुप हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि रात का समय है, रात के समय में मोर वगैरह इधर गांव में रहते हैं ना तो ज़्यादा बोलते हैं। तो चलो, आप ये चुप हो गए तो हम बोल लेते हैं ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, देखो इस रिएक्शन के दौरान हम यहाँ CH3X की रिएक्शन, अगर मैं यहाँ रिएक्शन ना लिख के मैं कहूँ कि भाई या तो हमने KOH लिया, एक्वस लेना है आपको, KOH इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। एसीटोन जो है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक चीज ध्यान रखना कि SN1 रिएक्शंस के अंदर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया, लेकिन यहां हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे पॉइंट्स में आगे बढ़ते जाएंगे हम इन सभी चीजों को क्लियर भी करेंगे। होता क्या है कि यहां से आपको मिल जाता है CH3OH प्लस X माइनस यहां से बाहर निकल जाता है। एक्चुअल में SN1 और SN2 के अंदर एक चीज का डिफरेंस जरूर होता है कि यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनता। आप इस X की जगह पे KX भी लिख सकते हैं। SN2 रिएक्शंस के अंदर कार्बोकैटायन नहीं बनता है, तो क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड in SN1 reactions, SN2 reactions, ठीक है। एक बार इसे नोट कर लो आप जल्दी से। तो अब आते हैं इसके
मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म बोले सर हर रिएक्शन का मैकेनिज्म जरूरी होता है क्या? जी हाँ, हर एक रिएक्शन को अगर आपको बारीकी से समझना है तो वहाँ आपको मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा, मैकेनिज्म जब हम करवाते हैं तो ये कार्बन, यहाँ CH3 है तो ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं KOH के साथ, यहाँ एक X प्रेजेंट है, X की जगह कोई भी आप ले सकते हो, हेलोजन कोई भी ले सकते हो। KOH के साथ करवाते एक्वस KOH होना चाहिए, बशर्ते कि ये स्ट्रोंग बेस है, स्ट्रोंग अल्कली है, तो यहां से ज्यादा अमाउंट में OH निकालेगा। ये OH एक स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल है। देखो दोनों में डिफरेंस अभी बता देता हूं कि SN1 रिएक्शंस के अंदर हम वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं क्योंकि वहां हमें कार्बोकैटायन बनाना है। वीक न्यूक्लियोफाइल जब हम यहां यूज करेंगे तो वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि इस X के निकलने का इंतजार करेगा। मतलब SN1 रिएक्शंस में क्या था कि पहले ये X निकला, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, वहां रिटेंशन भी बन रहा था और इन्वर्जन भी बन रहा था। लेकिन यहां की अगर हम बात करते हैं SN2 रिएक्शंस की, तो SN2 रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि ये स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रोंग मतलब ताकतवर है ये, किससे? X से। ये डरेगा नहीं X से, तो क्या करेगा, ये X के निकलने का वेट नहीं करेगा, ये पहले ही जाके लगेगा। मतलब अब ये सामने से तो नहीं लग सकता, खैर डरता नहीं है लेकिन फिर भी रिपल्सन तो फेस नहीं करना चाहेगा, यहां से जो OH निकलेगा वो। तो क्या होगा, तो ये क्या करेगा, ये यहां से C, इधर से यहां से इसके साथ में बॉन्ड बनाना शुरू करता है OH। ये H, यहां H और यहां पे H, और इसके साथ ये X के साथ बॉन्ड बनाना, बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देता है। इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। ट्रांजिशन स्टेट। बच्चे देखो ध्यान से कि यहां कार्बोकैटायन नहीं बना, यहां ट्रांजिशन स्टेट बनी। यहां कार्बोकैटायन नहीं बना, यहां ट्रांजिशन स्टेट बनी। कुछ पॉइंट्स मैं आपको अभी क्लियर कर दूं। कौन कौन से पॉइंट्स? पहली बात तो यहां स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाता है। स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल जो यूज किया जाएगा, ये इस X के निकलने का वेट नहीं करेगा। अब वेट नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये इसके पीछे से जाएगा रेयर साइड से और यहां अटैक मार देगा। अटैक करने का मतलब कि ये इससे बॉन्ड बनाना शुरू करता है। अब कहोगे सर यहां 5 बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने, ये तो दुविधा है कि 5 तो कार्बन बना ही नहीं सकता, आपने बना दिए, पगला गए हो का? नहीं, ये OH क्या करता है, ये OH जो है, ये OH कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रखना शुरू कर देता है। मतलब अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग के अंदर यूज होते हैं, एंटी बॉन्डिंग जो खाली रहते हैं, जो बॉन्डिंग में यूज नहीं होते। ये OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लाएगा, माइनस के साथ आएगा ना, OH माइनस आएगा और कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रखना शुरू कर देगा। जैसे ही रख देता है तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये OH अपना इन्फ्लुएंस कार्बन के साथ धीरे धीरे बढ़ाना चाहता है और बढ़ा रहा है। कार्बन क्या चाहेगा कि मैं 5 बनाऊंगा तो अनस्टेबल हो जाऊंगा, मतलब वो होगा कि ना घर का ना घाट का। तो क्या करेगा, ये धीरे धीरे इस X को सोचेगा कि इसे निकाल दो इलेक्ट्रॉन देके। अच्छा, X तो लिविंग ग्रुप होते हैं, आराम से निकल सकते हैं। X क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये आराम से निकल सकते हैं। फाइनली क्या होगा, फाइनली प्रोडक्ट बनेगा C, यहां से OH, ये H, एक H ये रहा, दूसरा H ये रहा,
और यहाँ से x माइनस, यहाँ आप kx भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट बना आपका SN1 का, SN2 का सॉरी। SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं? मैंने आपको बताया कि दीज आर द बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगला काम इनका कि यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनता, यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनता है। तो इसे एक बार कॉपी पेस्ट कर लें, फिर आगे की बातें डिस्कस करेंगे हम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम आप लोगों को बता देते हैं। मिटा दें? चलो मिटा देते हैं। अब आप लोग बोलते तो हो नहीं, कमेंट करते नहीं हो, तो हम खुद से ही समझ जाते हैं कि आपकी भावनाएं क्या कह रही हैं। खैर, हम बार बार कह के थक चुके हैं कि कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। अप्रोक्सीमेट हम सभी से बातें करते हैं, खैर करते तो करते हैं। पॉइंट्स लिखते हैं इसके कुछ। पहला पॉइंट यहाँ पे, अटैक फ्रॉम रेयर साइट। अटैक occurs from rare site। देखो कैसे, ये C था, यहाँ X है, हमने OH डाला तो वो OH पीछे की साइड से आया। किसकी साइड से? पीछे वाली साइड से आया। सामने से क्यों ना? बोले सर सामने से क्यों नहीं आया? सामने से बच्चे इसलिए नहीं आया क्योंकि ये X प्रेजेंट है, ये X प्रेजेंट है। तो अगर ये सामने से आएगा तो ये इतना भी कमजोर नहीं है, ये OH से कमजोर नहीं है कि ये इसे आराम से आने देगा। ऐसे थोड़े ना आने देगा। तुम अपने घर में किसी को ऐसा ही थोड़े ना घुसने दोगे। तो सेम जैसा ही है यहाँ। तो ये क्या करेगा? ये पीछे से आएगा, मतलब कि अटैक पीछे से होगा। तो पीछे से जब अटैक होता है तो इन्वर्जन होता है। तो क्या होगा? इन्वर्जन होगा। पहले ये 2 पॉइंट्स क्लियर करते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो हम लिखेंगे। इन्वर्जन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके? ऑफ SN2 रिएक्शंस के। सबसे पहले SN2 रिएक्शंस आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप। SN2 रिएक्शंस जो हैं वो मात्र एक ही स्टेप में होती। यहां ट्रांजिशन स्टेट बनती तो है लेकिन वो 10⁻⁻⁻6 सेकेंड्स के लिए बनती है। मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट बनती और बनते ही टूट जाती है, ठीक है ना। लेकिन उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर रेट जरूर डिपेंड करती है, वो चीजें हम लिखेंगे। मतलब यहां से अगर हम समझें कि रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू, देखो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, जितना ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा उतना जल्दी पीछे से आ जाएगा, अटैक करेगा। मतलब यहां X के निकलने का वेट नहीं करेगा, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग ये उतनी ज्यादा SN2। इसका मतलब कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल डिपेंड्स ऑन बोथ एल्काइल हैलाइड और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब कि रेट विल बी इक्वल टू K इंटू RX इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रेज टू पावर 1 एक मतलब वो तो स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ SN2 डिपेंड करती है 2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर। किस किस के ऊपर? 2 कौन कौन से? एक तो जो एल्काइल हैलाइड आपने लिया है वो, दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला है वो। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड
करती है, इसलिए हम सेकेंड पॉइंट लिखते हैं SN2 रिएक्शंस आर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। SN2 जो रिएक्शंस हैं वो बच्चे सेकेंड ऑर्डर होती हैं। अब यहां थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आपने पीछे का SN1 का लेक्चर देखा है तो आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रही हैं। कैसे कि SN1 में तो था कि वो कार्बोकेटाइन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर, मतलब सिर्फ और सिर्फ RX की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, मतलब वो सिंगल स्टेप की डबल स्टेप में कंप्लीट हो रही थी। दूसरा कि वो डिपेंड करती थी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX के ऊपर, इसलिए वो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन थी। ये बायमोलिक्यूलर क्यों है? क्योंकि यहां इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में RDS में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होने के कारण आप इसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हो। उसके बाद मैं यहां लिखूं, इसी के अंदर लिखता हूं, इफ we increase the concentration of both alkyl halide बच्चे RX लिखते हैं इसे, एंड न्यूक्लियोफाइल, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं देन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स। अगर हम 2 टाइम मतलब 2 टाइम्स अगर इनके कॉन्सेंट्रेशन, साफ सा दिख रहा है देखो, 2 और 2, मतलब अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को दुगना कर दूं, न्यूक्लियोफाइल में यहां लिखूं 2 टाइम्स, बीच में लिख लेना आप 2 टाइम्स, मतलब अगर मैं RX की कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ा दूं, मतलब पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ा दूं, पावर में कितना, 2 आ जाएगा। जरा रेट देखो ना, 4 टाइम्स नहीं बढ़ी, रेट कितने टाइम बढ़ेगी? फिर यहां कॉन्सेंट्रेशन जितनी बढ़ाऊंगा उतने उससे दुगना, अगर मैंने 4 टाइम बढ़ाया तो फिर उससे 2 गुना, 8 टाइम्स रेट बढ़ेगी। ऐसे इसके अंदर होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, तो समझ गए होंगे आप। उसके बाद आगे इसे कॉपी करें जल्दी से, ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट यहीं पे लिखता हूं मैं, थर्ड पॉइंट हमारा होगा नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। बच्चे कार्बोकैटायन बना कहीं देखा तुमने? नहीं देखा ना, बनता ही नहीं है। देखोगे कहां से? नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शंस में कार्बोकैटायन नहीं बनता है। इसका मतलब कि हम यहां कहेंगे बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये चीज आपको मैंने अभी तक क्लियर नहीं करवाई, खैर पॉइंट छूटा नहीं है, आगे आएगा, लेकिन अभी क्लियर करवाता हूं। मैंने ना CH3X लिया, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने OH माइनस के साथ, मतलब KOH के साथ में। इसका अटैक हुआ पीछे से, क्योंकि ये इसके निकलने का वेट नहीं करता है। अगर मैं ये ले लेता, जरा ध्यान से सुनो, CH3 और X, और मैं यहां करवाता OH माइनस का अटैक। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
कि SN2 के अंदर 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों लिया जाता है या 1 डिग्री में ये ज़्यादा SN2 क्यों होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। बच्चे बात ऐसी है कि यहाँ इसके पास जरा देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, भीड़ कम है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। जितनी कम भीड़ होगी ये उतना ही पीछे से आराम से खुली जगह मिलेगी और अटैक कर पाएगा। लेकिन यहां देखो जरा, ये हाइड्रोजन ऐसे ही थोड़े होगा इस कार्बन के पास, ऐसे होगी ना, कुछ इस प्रकार से होंगे, ये ऐसे ही तो नहीं होंगे, ये कुछ ऐसे होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कुछ ऐसे। तो इस OH को क्या चाहिए, इधर आने के लिए खुली जगह चाहिए, क्योंकि ये X के निकलने का तो वेट करेगा ही नहीं। ये X के निकलने का वेट अगर करता तो कार्बोकैटायन बन जाता, कार्बोकैटायन तो SN2 में बनाना ही नहीं है। इसका मतलब अगर टर्सरी ये ले लेते, हम टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लेते तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण अटैक पॉसिबल नहीं होता। अब अटैक पॉसिबल नहीं होता तो SN2 भी नहीं होती, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसलिए हमने 1 डिग्री कार्बोकैटायन लिया है, ठीक है। तो एक बार कॉपी कर ले, फिर आगे लिखवाते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या, यहीं आप एक स्टार डाल के लिख लेंगे नीचे, मोर स्टेबल ऑफ ट्रांजिशन स्टेट देन मोर SN2 will be observed। जितनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी उतना ज्यादा SN2 होगा। मतलब समझ रहे हो अब आप कि यहां कार्बोकैटायन का चक्कर ही नहीं है, कार्बोकैटायन तो मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, मतलब यहां कार्बोकैटायन चाहिए ही नहीं हमें। तो क्या चाहिए, हमें ट्रांजिशन स्टेट चाहिए। इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट कैसी, कि ये कार्बन हो, यहाँ X हो, यहाँ OH, इधर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये जितना ज़्यादा स्टेबल उतनी ज़्यादा SN2। जितना ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा उतना ज़्यादा SN2 होगा। तो कब होगा ये, कब नहीं होगा, ये चीज़ें भी हम बात करेंगे आगे। एक बार इसे कॉपी कर लो बच्चे, मैं इसे मिटा देता हूँ, पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो या अपने दिमाग की रिकॉर्डिंग ऑन करके इसे रिकॉर्ड कर लो। पर यार हमें आपसे शिकायत है, भला हम इतनी रात को मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप लाइक नहीं करते यार, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते, क्या होगा तुम्हारा, मतलब भला नहीं होगा तुम्हारा, ऐसे भला नहीं होगा, ठीक है ना। चलो मिटा देते हैं, आगे की बात करेंगे। SN2 है ना, SN2 रिएक्शंस। देखा हजारों दफा SN2 को। चलो खैर, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, मैं बता चुका हूं पहले कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मतलब OH माइनस, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल donates its electrons in anti-bonding molecular orbitals of कार्बन, ठीक है ना। जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, जैसे OH की बात कर रहे थे हम, वो
अपने इलेक्ट्रॉन्स को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रखता है ताकि बॉन्ड बनाना शुरू कर दे। उसके बाद में नेक्स्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट, पोलर एप्रोटिक जो H+ नहीं देंगे, जो H+ नहीं देंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर यूज्ड। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर यूज्ड फॉर एग्जाम्पल के लिए एसीटोन, ये पोलर एप्रोटिक है, C+O CH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग भी है यहां से, C+O ग्रुप, ध्यान रखना, CH3 C+O CH3। अगला होगा डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMSO कह दो इसे प्यार से, DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। फॉर्मूला लिख लो, CH3S +O CH3। उसके बाद नेक्स्ट देखो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिखवा रहा हूं, थर्ड लिखोगे आप डाइमिथाइल फॉर्माइल। गर्मी क्या चाहती है? ये चाहती है कि हम आपको पढ़ाएं नहीं, लेकिन हम आपको पढ़ाते हैं। इसे प्यार से DMF लिखो, डाइमिथाइल फॉर्माइल। क्या होता है? CH3, उसके बाद में लिखोगे N, C+O, उसके बाद यहां से H और CH3, ये D। ये सारे के सारे पोलर एप्रोटिक हैं। ये सभी क्या हैं? पोलर एप्रोटिक हैं। पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या कि ये ना H+ नहीं देंगे, ये H+ नहीं देंगे तो ये क्या करेंगे? इनका काम होगा, पहली बात तो कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होते हैं। दूसरे हम इनके बारे में चर्चा करेंगे आगे। सिक्स्थ जो पॉइंट होगा वो इंपॉर्टेंट है कि SN1 एंड SN2 रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, so these reactions are occur in low temperature। यही लिख दो बच्चे, लो टेम्परेचर। SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शन क्या होती हैं? ये एक्सोथर्मिक होती हैं। मतलब इनसे क्यों होती है एक्सोथर्मिक? क्योंकि भाई CX का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, बॉन्ड टूटेगा तो भी एनर्जी रिलीज होगी, और COH का बॉन्ड बनेगा तो भी एनर्जी रिलीज होगी। मतलब X निकलने पर भी एनर्जी रिलीज होती है और OH जुड़ने पर भी एनर्जी रिलीज होती है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ क्या होगा? यहाँ ये एक्सोथर्मिक होती हैं। कैसी रिएक्शंस होती हैं ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। नोट कर लो, छाप लो बच्चे, छाप लो, ठीक है ना। उसके बाद में सेवंथ एंड इंपॉर्टेंट इज इन्वर्जन प्रोडक्ट या इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन एज ऑब्जर्व्ड। क्यों? क्योंकि अटैक रेयर साइड से होता है, पीछे से अटैक होता है, इसलिए इन्वर्जन बनेगा, ठीक है ना। और ये किसने? इट इज डिस्कवर्ड बाय वाल्डन नाम के साइंटिस्ट ने इन्हें डिस्कवर किया था, इसलिए इसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड
वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि इसे वाल्डन ने डिस्कवर किया था। तो बेटा इसे कॉपी करो जल्दी से। बहुत अच्छे हो आप लोग। अच्छे तो हो पर इतने भी अच्छे नहीं हो, क्योंकि आप क्या नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते। क्योंकि हम देखते हैं रोज हमारे पढ़ाए हुए वीडियोस, आप देखते ही नहीं हो यार, कमाल की बात है। खैर ये थे कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि SN1 के अंदर क्या क्या होता है। सारी चीज़ें बताई मैंने कि यहाँ पोलर एप्रोटिक यूज होता है। उसके बाद SN1 रिएक्शंस जो होती हैं वो बायमोलिकुलर होती हैं। रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड दोनों पे डिपेंड करती है। उसके बाद में मैंने बताया कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर। उसके बाद पोलर एप्रोटिक हो गया। ये कुछ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है जो आपके काम में आएंगे, इन्हें लिख लो, ध्यान रखो। कई बार पता क्या होता है, आपको कंफ्यूज भी कर देता है कि आपको सिर्फ इतना दे देगा CH3, भाई मान लो X दिया हुआ है और यहाँ एसीटोन लिख दिया या DMF लिख दिया, आपको प्रोडक्ट पूछ लेगा तो यही डिसाइड कर देगा। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट लिखा हो, यहाँ KOH ना लिखा हो, NaOH ना लिखा हो, तो भी आप क्या बना दोगे, फिर SN2 का प्रोडक्ट बना दोगे। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये जो सोलवेंट जहां एरो पे मिले आप समझ जाओगे कि पोलर एप्रोटिक है तो SN2 होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। खैर अब इसके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डिसाइड तो हम नहीं कर सकते कुछ भी, डिस्कस करते हैं इसके फैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हो वो SN1 या SN2 को, दोनों की बात करेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे यहां। चलो खैर, फैक्टर्स अफेक्टिंग, सॉरी हमारा कैमरा हिल गया बच्चों। चलो खैर लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2। समझ जाओगे, SN2 रिएक्शंस लिखना चाह रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 मतलब बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो इसकी रेट को बढ़ाते हैं। हमसे बढ़ाना पड़ेंगे, उल्टा इससे नहीं बढ़ेंगे। मतलब हमें घटानी तो है ही नहीं, हमें तो ज़्यादा SN2 चाहिए। पहला, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, इससे सवाल भी करवाएंगे हम। नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यहां जो रेट है SN2 की, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना, या स्टेरिक क्राउड भी बोल सकते हो। हिंड्रेंस का मतलब भीड़, जितनी ज्यादा भीड़ होगी SN2 उतना ही कम होगा। मोर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस, लिख देता हूं यहां, मोर विल बी द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस लेसर विल बी द SN2। जितनी ज्यादा भीड़ उतना कम SN2 ऑब्जर्व होगा। क्यों होगा मैं पहले ही बता चुका हूं। इस कार्बन के चारों तरफ अगर भीड़ होगी तो ये X, तो इस OH को, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जगह नहीं मिलेगी तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रखेगा, नहीं रख पाएगा बेचारा। जब नहीं रखेगा तो SN2 ऑब्जर्व
नहीं होगी, नहीं रखेगा तो SN2 ऑब्जर्व नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ ऑर्डर देख लो, ये अजूबा है। अजूबा मतलब कि ऑर्डर देखो जरा, ऑर्डर नहीं है क्वेश्चन, ये मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा, क्वेश्चन देता हूं आपको, ऑर्डर छोड़ो तुम। CH3 बच्चे क्वेश्चन नोट करें, X, दूसरा है आपके पास CH3CH, मतलब मैं कहूं A ऑप्शन है ये B ऑप्शन है, C ऑप्शन आपका होगा CH3CH2 और X, एंड द D ऑप्शन इज CH3X। इनमें से कौन ज़्यादा SN2 देगा? पहले SN1 का बताओ, चलो SN1 का, पीछे का लेक्चर पढ़ा है SN1। सर SN1 का सो साफ सा है 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, फिर उससे कम, फिर 1 डिग्री, फिर उसके बाद में मिथाइल ग्रुप जो भी है, मिथाइल हैलाइड जो भी प्रेजेंट है। खैर, अब करते हैं बात यहाँ SN2 की। भीड़ है, SN2 कम होगा। भीड़ का मतलब इस कार्बन के चारों तरफ एटम्स प्रेजेंट है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह नहीं मिलती, तो ये रूठ जाता है कि जाओ हम भी SN2 नहीं करेंगे, हाँ, तो ये SN2 कम करेगा। इसका मतलब इससे उल्टा ऑर्डर होगा कि सबसे पहले मिथाइल ग्रुप जो होता है, सबसे पहले जो मिथाइल हैलाइड या CH3X, जो मैं इसे ऐसे लिखता हूं CH3X, ये जो ग्रुप है, उसके बाद जो होगा, उसके बाद होगा 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। सबसे कम जो है ये मैं लिख देता हूं ऑर्डर ऑफ SN2। बच्चे SN1 का क्या था? SN1 का तो सर सिंपल सा था कि SN1 में कुछ ऐसा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इसके बाद लिख सकते हो तो लिख लो मिथाइल, ठीक है ना, ऐसा था। ये SN1 का है। SN2 में उल्टा है, क्योंकि रिएक्शंस उल्टी हैं। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता। SN1 केवल और केवल एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये दोनों पे करता है, तो ये उनसे उल्टे भी है, मतलब अलग अलग इनका फिनोमिनन है। तो नोट कर लें एक बार, ऑर्डर याद रहेगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। उसके बाद यहां लिख लो कि भाई सेकंड, नो कार्बोकैटायन फॉर्म, तो हम यहां ये लिख सकते हैं कि SN2 reactions does not depends on कार्बोकैटायन मतलब रेट ऑफ SN2 reactions does not depends on कार्बोकैटायन। तो ये कहाँ डिपेंड करती हैं? दे डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी, अभी पीछे पड़ गया रे, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। तो यहां ये जो डिपेंड करती हैं वो किस पे डिपेंड करती है? ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करती हैं। मतलब कि जितनी ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट उतना ज्यादा SN2। कार्बोकैटायन से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, बने तो बने, ना बने तो भाड़ में जाए। हमें क्या चाहिए? ट्रांजिशन स्टेट चाहिए, वो भी कैसी? स्टेबल चाहिए, ठीक है ना। तो करो कॉपी, फिर आगे इसी ट्रांजिशन स्टेट के बारे में कुछ 2 अक्षर और पढ़ लें। जरा देखो, यहां पढ़ लेते हैं। ये कार्बन, ये भाई OH आ रहा है, ये X जा रहा है, ये हाइड्रोजन है, ये H है और ये भी H है। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है। मुद्दे की बात है, ध्यान से समझना। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इसका मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो होगा ही होगा, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहां रखना शुरू कर रहे हैं। यहां की बात करें, इस X के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है।
अब इस बात करें इस कार्बन की, तो इस कार्बन पे बेचारे पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसे स्टेबल रखना है तो यहां क्या करना पड़ेगा, एक अगर इस कार्बन से इन हाइड्रोजन्स किसी एक हाइड्रोजन या किसी दो हाइड्रोजन या तीनों हाइड्रोजन्स की जगह पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे और पार्शियल प्लस आएगा। जब इस पे और पार्शियल प्लस आएगा तो इसे भेजने में थोड़ी देरी करेगा, जाए तो होगा ये, लेकिन थोड़ी देरी करेगा। ये आए जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन रखे जाएगा, ये इधर खींचता जाएगा, तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा। किसका टाइम बढ़ेगा? ट्रांजिशन स्टेट का। कैसे बढ़ेगा? फिर सुनो ध्यान से कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है, मान लो C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, या कोई भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे और प्लस चार्ज आएगा। अब ये प्लस चार्ज आएगा तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा और इसे देगा नहीं जल्दी से। क्यों नहीं देगा? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा होने पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे। जैसे मैंने कहा कि ट्रांजिशन स्टेट 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स तक स्टेबल होती है, तो थोड़ा टाइम ऊपर नीचे माइक्रो सेकेंड्स का ऊपर नीचे हो सकता है। तो जितनी ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, SN2 होगी। तो यहां हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, जितनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट तो मोर विल बी SN2, मोर विल बी SN2। जितनी ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट उतनी ज्यादा SN2 होगी। मतलब अब ये समझ जाओगे आप आराम से कि अगर कोई क्वेश्चन करना है आपको और उस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन की जगह कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट, ये तो आपको देखना पड़ेगा भी। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर प्रेजेंट होगा जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगा। जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस हम करवाते हैं, अभी थोड़ा सब्र रखें, इसे कॉपी कर लें, ठीक है। चलो बच्चे मिटा देते हैं, आपने कॉपी कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। गर्मी ज़्यादा है तो बोर भी हो ही रहे होगे। भाई आपको गर्मी लगे ना लगे, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि गर्मी है। गांव में बारिश नहीं हो रखी, करवाएंगे बारिश तो करवाएंगे। कहाँ, ये भारत की किस्मत भी बहुत अच्छी है, हमारे हिंदुस्तान की। एक तरफ बाढ़ आ रही है, दूसरी तरफ तो बारिश ही नहीं हो रही। बताओ, कमाल है। इसे कहते हैं विविधताओं का देश है हमारा, बहुत ही अच्छा देश है हमारा, कि कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना, यही है। खैर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने नोट किया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव मोर SN2। कुछ ऑप्शंस लिखूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसके ऊपर? SN2 के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव मोर SN2। इनमें से कौन सबसे ज्यादा SN2 देगा? पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए इज CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से लिखा है आपका CH2Cl। बी जो ऑप्शन होगा आपका, बी ऑप्शन दे रखा है CH3Cl। उसके बाद सी दे रखा है CH3CH2Cl। उसके बाद डी दे रखा है भाई
D है CH3, उसके बाद CH3, ये H है और यहाँ Cl है। ठीक है, हाँ ये है। तो आपको क्या बताना है इनमें कि कौन ज़्यादा SN2 देगा। जरा SN2 के ऑर्डर पे आते एक बार। ऑर्डर तो ये कहता है कि सबसे ज़्यादा तो मिथाइल देता है, उसके बाद 1 डिग्री देता है, उसके बाद 2 डिग्री देगा, उसके बाद 3 डिग्री सबसे कम देगा। ये ऑर्डर SN2 का ताज़ा हमने अभी अभी पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो ज़रा देखो, इसका मतलब आप क्या करते कि सबसे ज़्यादा B, उसके बाद आता है C, उसके बाद आता है D, क्योंकि ये तो हमें पता ही है, A का तो हमें पता ही नहीं है, तो सबसे लास्ट में A आएगा। ऐसा ही करते हैं तुम, लेकिन गलत होगा। गलत क्यों? बोले सर गलत क्यों होगा? देखो, ये जो ग्रुप प्रेजेंट है COO CH3COO, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। ये ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा स्टेबल बनाएगा। इट फॉर्म मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, इट फॉर्म मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। जो ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल बनाएगा, किससे ज्यादा स्टेबल? इससे ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब कि इसका ऑर्डर होगा प्यारे बच्चों, इसका ऑर्डर मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर लिखो आप। आंसर क्या होगा कि सबसे पहले A, उसके बाद कौन भाई? B, उसके बाद 1 डिग्री मतलब C, और उसके बाद कौन होगा? D होगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। A सबसे ज्यादा SN2 देगा, B फिर उसके बाद में, फिर C और फिर D। ठीक है ना? और यहां लिख भी देता हूं, ये जो है ये 10,000 गुना ज्यादा, 10,000 गुना ज्यादा SN2 देता है इसके कंपैरिजन में। नोट कर लेना, कहीं क्वेश्चन आएगा, मतलब आपके कॉम्पिटिटिव लेवल्स के अंदर जो एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2Cl give 10,000 times more SN2 as compared to CH3X। इससे ज़्यादा SN2 देता है ये। ठीक है ना? तो यहाँ लिख सकते हो 1 क्लोरोमिथाइल भी लिख सकते हो इसे। इसका नाम मतलब मैं लिख ही देता हूँ 1 क्लोरोमिथाइल। ठीक है? तो बच्चे नोट करेंगे। SN2 रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही क्वेश्चन करवाएंगे आज हम। अब मैं आपके लिए एक सरप्राइज रखता हूँ, क्वेश्चंस आपको सोल्व करके देने हैं। अगर आप क्वेश्चंस सोल्व कर देते हो, अगर आप में से किसी ने भी क्वेश्चन सोल्व करके आप कमेंट सेक्शन में किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप पेस्ट कर दोगे, आगे जो मैं क्वेश्चंस लिखूंगा उनके, तो मैं आपको एक प्राइज दूंगा। लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, लॉजिकली क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई आपको आंसर आना भी चाहिए। ऐसे नहीं गूगल करके नहीं लाओगे आप, ठीक है ना? गूगल करके भी नहीं करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के ऊपर आपको क्वेश्चन करना है। मैं आपको जरूर 110% एक अच्छा सा प्राइज दूंगा। आप चाहे किसी भी स्टेट से, इंडिया में या कहीं पे भी अगर आप प्रेजेंट है, मैं आपको प्राइज बिल्कुल भेजूंगा, बाय ऑर्डर भेजूंगा, कैसे भी करके भेजूंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, आना चाहिए। ठीक है? तो मैं एक बार इसे जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं क्वेश्चन कॉपी करके दोबारा से आपके सामने आता हूं। हाँ, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में से कोई भी 2 क्वेश्चन आप कर देंगे,
खैर छोड़ो, एक ही क्वेश्चन अगर आप कर देंगे तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा प्राइज मिलेगा। और प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे, भगवान कसम, अगर आप सोल्व करके आप मुझे मेल कर देंगे आंसर अगर चाहें तो, या फिर इंस्टाग्राम पे सेंड कर दे। डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे, बिल्कुल नीचे जाओगे तो वहां मेरी प्रोफाइल्स के लिंक है। या फिर ऐसा करना आप कि क्या करोगे, आप ऐसा करना कि इनको कमेंट सेक्शन के अंदर आप पोस्ट कर देना, नाम लिख के और रीजन बता देना, तो भी मैं आपको प्राइस सेंड कर दूंगा। पर जो सही होगा मैं उसे जवाब दूंगा, कमेंट सेक्शन में एड्रेस लूंगा आपका, लेकिन आपको सोल्व करने इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन, इन सभी में बताना क्या है वो और बता देता हूं मैं। इनमें से ये बताना है तीनों क्वेश्चंस के अंदर कि कौन ज्यादा SN1 और SN2 देगा, दोनों में SN1 कौन देगा, SN2 कौन सा देगा, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो आपका समय शुरू होता है आज से और अनलिमिटेड टाइम तक। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करके देंगे इस वीडियो लेक्चर के ये तीनों क्वेश्चन, आपको तभी प्राइस जरूर 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 मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। आप नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप इनको सोल्व करके अपनी नोटबुक के स्क्रीनशॉट्स मेरे साथ में शेयर कीजिए। प्रोफाइल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। पढ़ते रहें। SN1 एंड SN2 कंप्लीट हो गए हैं, कुछ फैक्टर्स अभी रह रहे हैं इसके, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों यूज किया जाता है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में एलिमिनेशन रिएक्शंस आगे पढ़ने वाले हैं, तो पीछे के लेक्चर्स को भी आप क्लियर करते आए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें वहाँ प्रेजेंट होती हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी जितने भी लेक्चर्स प्रेजेंट हैं वो आप देख लीजिए। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस E1 एंड E2, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके साथ साथ रिएक्शन विद मेटल्स भी हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। ध्यान रखिए अपना और अपने घर वालों का, और साथ के साथ पढ़ते भी रहिए। ठीक है, थैंक यू।